बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रतिहार वंश का इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का जो विषय है वह है सपादलक्ष या सांबर का चौहान वंश। बाद में वही वंश अजमेर का चौहान वंश भी कहलाता है। और इसके बारे में हम पहले भी परिचित है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपने प्राचीन भारत के अंतर्गत इस टॉपिक का अध्ययन किया था। प्राचीन भारत की जो पुस्तक थी उसके अंतिम समय में अंतिम पाठों के अंदर आपने देखा था कि मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण होता है तो उनसे पृथ्वीराज तृतीय तराने के युद्धों में 2 युद्धों में उनसे संघर्ष करते हैं। तो चौहान वंश से आप पहले भी परिचित हैं। आज हम वापस से फिर से राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। और चौहान वंशों की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, परंतु उनमें से हमारे जो सिलेबस में है वो है चौहानों की शाकंभरी शाखा या सांबर या सपादलक्ष की शाखा, जो बाद में चौहानों की अजमेर शाखा के नाम से भी जानी जाती है। तो हमें अध्ययन करेंगे पहले कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और चौहान वंश की स्थापना कब हुई। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव नामक व्यक्ति द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वासुदेव। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ी थी ना भाई, तो उसमें हमने देखा था कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में से हमने देखा कि 4 क्षत्रियों का या 4 राजपूतों का जन्म होता है, जिसमें से एक चौहान भी था। चौहान था, चालुक्य था, परमार और प्रतिहार। तो इनमें से जो चौहान है, तो यह पौराणिक कथाएं या मिथकों में यह कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति को लेकर, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न तरह के मतभेद हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं वासुदेव चौहान का। वासुदेव चौहान, इसने राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना पहली बार 551 में की गई। और कहाँ पे की? सांबर में। सांबर का ही प्राचीन नाम क्या है? शाकंभरी या सपादलक्ष। शाकंभरी या सपादलक्ष। इसने अपने साम्राज्य की स्थापना सांबर या सपादलक्ष के आसपास की थी। वासुदेव चौहान वंश का आदि पुरुष था। इनके बारे में बस इतना ही पता है कि इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सांबर है, सांबर में इस झील का, जो सांबर झील है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल ये माना जाता है कि चौहानों का जो सबसे आदि पुरुष या सबसे प्राचीन पुरुष था, इस वंश का जो संस्थापक था, वो कौन था? वासुदेव। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को बनाई। राज्य की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। चौहान वंश की जानकारी के लिए वैसे तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं, उन्होंने भी पृथ्वीराज रासों में इसके बारे में लिखा, परंतु हमें इसके जो उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे अभिलेख भी हमको प्राप्त होते हैं, उनसे भी पता चलता है। ऐसा ही एक अभिलेख चौहानों का जो प्राप्त हुआ है, वो बिचौलिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, 1170 ईस्वी में लिखा हुआ। कब लिखा हुआ है? 1170 ईस्वी में। और ये जो बिचौलिया है ना भाई, ये भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता वर्तमान में। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है, और उस अभिलेख को जो लिखने वाला था वो लोलाक था, जैन श्रावक था लोलाक, उसके द्वारा यह अभिलेख लिखा गया। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि चौहान है वो ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई। और वो कौन से ब्राह्मण थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो ये ध्यान रखना है कि किस स्रोत से हमें पता चलता है कि चौहान ब्राह्मण थे। चौहान का ब्राह्मण होना हमें किससे पता चलता है? बिचौलिया अभिलेख से। बिचौलिया अभिलेख कब का है? 1170 का। इसको लिखा किसने था? जैन श्रावक लोलाक ने। और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिचौलिया अभिलेख वाला ही काफ़ी कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। बिचौलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव है, तथा यही शिलालेख जानकारी देता है कि सांबर में वासुदेव ने अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता का एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो वासुदेव ने ही सांबर में एक मंदिर का निर्माण कराया, शाकंभरी माता का मंदिर, जो आज भी सांबर में है। आज बहुत सारे लोग सांबर जाते हैं तो शाकंभरी माता का दर्शन
के दर्शन करते हैं। राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था भाई, ये भी ध्यान इम्पोर्टेंट बात है वासुदेव चौहान के बारे में कि राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक, न केवल चौहान वंश की बल्कि राजपूत वंश की स्थापना करने वाला भी पहला व्यक्ति था। वैसे चौहानों के जो शासक हुए इनके बाद बहुत सारे शासक होते हैं। सबसे पहला चयमान, जिसकी उत्पत्ति आपको पता है, मैंने बताया था चयमान की उत्पत्ति आबू पर्वत में ऋषि वशिष्ठ के जो यज्ञ किया था उस यज्ञ के द्वारा मानी जाती है। चयमान के बाद में सबसे प्रमुख शासक जिनका उल्लेख हमें मिलता है वासुदेव, फिर शामन सिंह, नारादेव, अजयराज प्रथम, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज प्रथम, गोविंदराज प्रथम। इनकी जो आगे इनकी शासनावधि भी दे रखी है। चंद्रराज द्वितीय, गोविंदराज द्वितीय, जिसको गोवक द्वितीय भी कहा जाता है, चंदनराज, वाक्यपति, सिमराज, विग्रहराज द्वितीय। इसके अलावा भी बहुत सारे चौहानों के शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनमें है विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय, वाक्यपति द्वितीय, वीरियाराम, चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, विसला, जिसका विसला भी कहते हैं, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज द्वितीय, अर्णोराज चौहान, जगदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अमरगंगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते जिन्होंने मोहम्मद गौरी से संघर्ष किया। पृथ्वीराज तृतीय, फिर इनके उत्तराधिकारी गोविंदराज और गोविंदराज के बाद हरिराज। तो ये पूरे जो अजमेर और शामर के जो चौहान शासक थे उनकी पूरी वंशावली दे रखी है। इनमें से जो हमारे अध्ययन का जो विषय है वो आज हम केवल 2 ही शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हैं अर्णोराज, जिसको आनाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनाजी। और इनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया, जो अजमेर की प्रसिद्ध झील है। और वहाँ पे एक सुभाष उद्यान बाद में जहांगीर के द्वारा बनाया गया, शाहजहाँ के द्वारा बारादरी का निर्माण कराया गया। तो यह इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अर्णोराज या आनाजी ने है आना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर। तो अर्णोराज के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्णोराज की उपाधियाँ थी। अर्णोराज शासक बने तो उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियाँ इन्होंने धारण करी। 1133 ईस्वी में ये अजमेर के या शामर के राजा बने। अजमेर, शामर और दिल्ली, है ना भाई, इनको अजमेर दिल्ली के शासक भी कहते हैं। इनका प्राचीन जो वंश था शामर से इनकी शुरुआत हुई, इसलिए शाकंभरी के चौहान भी ये कहलाते हैं। 1137 में तुर्कों को पराजित किया, महत्वपूर्ण उपलब्धि। और तुर्कों को खून को धोने के लिए ही चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ पहाड़ और नाग पहाड़ के बीच में एक झील का निर्माण कराया, जिसको क्या कहते हैं? आना सागर झील। क्या कहते हैं भाई? आना सागर झील। अजमेर में आपको पता तारागढ़ जो है, तारागढ़ पे एक दुर्ग बना हुआ है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। दूसरा नाग पहाड़। नाग पहाड़ आपको पता है लूणी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़। तो तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में इन्होंने एक झील का निर्माण कराया, जिसको क्या कहते हैं? आना सागर झील। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलतबाग नामक उद्यान का निर्माण कराया, जो आजकल सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बाद में जो जहांगीर के उत्तराधिकारी थे शाहजहाँ, इन्होंने 5 बारादरियों का निर्माण कराया, जो आपको दौलतबाग के अंदर आना सागर के पाल पे बनी हुई आज भी हमें दिखाई देती है। जहांगीर और शाहजहाँ दोनों भारत के मुगल सम्राट रहे थे। इन्होंने इन तथा दोनों की माताएं राजपूत थी। आना सागर के किनारे बजरंगगढ़ का मंदिर बना हुआ तथा नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का प्रयोग इसी झील के किनारे किया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अर्णोराज की महत्वपूर्ण उपलब्धि तुर्कों को पराजित करना, आना सागर झील का निर्माण करना। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने वराह मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में समर सिंह, जो बाद में जो शासक हुए समर सिंह जी, उन्होंने करवाया। इस मंदिर में विष्णु की मूर्ति को पानी में महाल मुगल सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा फेंका गया। इस मंदिर को
जहांगीर के द्वारा तोड़ा गया और इस मूर्ति को फेंक दिया गया पानी में। इसके बाद दरबार में इसके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक दो महत्वपूर्ण विद्वान निवास करते थे। विद्वानों का संरक्षण भी आनाजी या अर्णोराज करते थे। विद्वानों को अपने राजसभा में दरबार में आश्रय प्रदान करते थे। इसका मतलब वो शिक्षा और साहित्य में रुचि रखने वाले विद्वान शासक थे। इसके अलावा हम इनकी देखते हैं अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज ने 1142 ईस्वी में चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ तथा अर्णोराज 1145 ईस्वी में आबू के निकट फिर से चालुक्य कुमारपाल से पराजित हुआ। यह इनकी एक तरह से इनके असफलता रही है। ये चालुक्य शासकों से पराजित हुए 2 बार, 1142 और 1145 में। फिर दोनों के बीच में एक संधि होती है तथा कुमारपाल की बहन व जयसिंह की पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ होता है। हालांकि अर्णोराज हार जाता है, फिर भी कुमारपाल क्या करते हैं, अपनी बहन और जयसिंह की पुत्री को कुमारपाल की बहन और जयसिंह की पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ करते हैं। अर्णोराज की हत्या उनके बेटे जगदेव ने की, इसलिए जगदेव चौहान वंश का पितृहंता कहलाता है। ये हो गए हमारे अर्णोराज। दूसरे जो महत्वपूर्ण जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर, या इसको कहते हैं बीसलदेव। क्या कहते हैं? बीसलदेव। ये भी अजमेर के चौहान वंश में बहुत ही शक्तिशाली विद्वानों को आश्रय देने वाले और बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए बिसलदेव चौहान, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मैंने बताई। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था अजमेर में। बाद में उसी पाठशाला को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वहाँ 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया गया। तो बिसलदेव चौहान 1158 में शासक बनते हैं। 1158 में अजमेर की गद्दी में बैठते हैं। बिसलदेव ने दिल्ली के तोमर वंश को हराकर अजमेर में के चौहानों की राजधानी पहली बार दिल्ली बनाई। इसलिए ये चौहान क्या कहलाते हैं? अजमेर एवं दिल्ली के चौहान। क्या कहलाते हैं? अजमेर एवं दिल्ली के चौहान भी इनको कहा जाता है। तो अजमेर दिल्ली का वंश था तोमर वंश। तोमर वंश को इन्होंने पराजित किया और पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। महत्वपूर्ण उपलब्धि दिल्ली विजय की थी इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इसलिए बिसलदेव का काल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसमें दूर दूर तक विजय प्राप्त की, बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण हुआ, सैनिक उपलब्धियां बहुत अच्छी थी, साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां यहाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए इस काल को चौहानों का स्वर्ण काल या क्लासिक युग भी कहा जाता है। इसने गजनी के अमीर खुसरो शाह को भी हराया। गजनी के आक्रमणकारी हुए खुसरो शाह, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पे आक्रमण किया था, उनको भी उन्होंने पराजित किया। बिसलदेव एक कवि था, महत्वपूर्ण बात की विद्वान था। अच्छे सैनिक होने के साथ साथ पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था। साथ ही साथ वो एक अच्छे कवि थे और वो कविताएं लिखते थे। और इनकी उपाधि कवि बांधव या कंठाभरण भी थी। कंठाभरण और कवि बांधव इनकी उपाधियाँ थी। बिसलदेव संस्कृत भाषा का विद्वान था तथा इसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। जो संस्कृत पाठशाला बनाई ना इन्होंने अजमेर में, उस पाठशाला के ऊपर हरिकेली नाटक को इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। और आज भी हम 2.5 दिन के झोंपड़े के ऊपर जो हरिकेली नाटक की जो कुछ पंक्तियां हैं वो अंकित पाते हैं। वो उत्कीर्ण थी तो अभी भी वहाँ अंकित है। इससे पता चलता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले एक संस्कृत पाठशाला रही। इस नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर अंकित है तथा आधा भाग इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय के स्मारक पर अंकित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई जीके की दृष्टि से। हरिकेली नाटक का आधा भाग कहाँ पे अंकित है? अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पे। और आधा भाग कहाँ? इंग्लैंड में ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय का जो स्मारक है, क्योंकि राजा राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में ही हुई थी भाई, उनको वहीं दफनाया गया था। तो वहाँ पे इनके स्मारक है, उनके ऊपर भी इस नाटक का आधा भाग लिखा हुआ है। राजा बिसलदेव विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में नरपति नाहल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी बिसलदेव रासो। कौन सी पुस्तक लिखी नरपति नाहल ने? बिसलदेव रासो। तो नरपति नाहल और सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक रचना लिखी, तो दोनों नरपति नाहल और सोमदेव
जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे। बिसलदेव एक निर्माता भी था तथा उसने बिसलपुर सागर का निर्माण कराया। एक बिसलपुर नामक सागर का निर्माण कराया। अजमेर में भी इन्होंने एक 20 झील का निर्माण कराया। भाई ध्यान रखना, ये लिखा हुआ टोंक में बिसलपुर, ये बिल्कुल गलत चीज़ है ना, ये गलत चीज़ है। तो इन्होंने जो 20 झील बनाई थी वो अजमेर में बनाई थी। और आज भी पाल बीसला नामक जो क्षेत्र है वहाँ पे एक झील है, एक छोटा सा तालाब या झील है, वो बीसला सागर कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण कराया और माँ सरस्वती का मंदिर भी इन्होंने वहाँ पे बनवाया। इस पाठशाला को कालांतर में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ दिया गया था और यहाँ पे क्या बना दिया गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। इसे 16 खंभों के महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिज़ाइन अबू बकर था। डिज़ाइन करने वाला कौन था, अबू बकर। इसको विस्तृत रूप इल्तुतमिश ने दिया। इसकी दीवार पर राज्य का फारसी में सबसे बड़ा और पुराना लेख अंकित है। सबसे पुराना फारसी अभिलेख भी हमें 2.5 दिन के झोंपड़े से प्राप्त होता है। 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये मस्जिद है ना भाई, इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं, कि पंजाब शाह नामक एक संत, सूफी संत थे, उनका यहाँ 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये ध्यान रखना भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स का मेला है ना वो अलग है और पंजाब शाह का मेला अलग है, हालांकि दोनों ही वहाँ पास पास में ही है। स्मरणीय है कि बिसलदेव ने दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख के पास 9 अप्रैल 1163 को शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया। बिसलदेव का राज्य धर्म शैव था। ये शैव धर्म को मानने वाले थे, शिव के उपासक थे। किलहॉर्न ने बिसलदेव के बारे में कहा, यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। मतलब विद्वता के मामले में ये कालिदास और भवभूति की होड़ करने वाला एक शासक था। ये किसने कहा था, किलहॉर्न ने। किसने कहा, किलहॉर्न ने। तो आज हमने देखा कि चौहान वंश के 2 शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया। कौन कौन से 2 शासक हुए, अर्णोराज और बिसलदेव। तो आज के इसी के साथ हमारी आज की क्लास संपन्न होती है।